नमस्कार। किसान आंदोलन को अब लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ये आंदोलन सिंघू से शुरू हुआ था, तो आज हम सिंघू में मौजूद हैं। हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान हैं, उनसे समझेंगे कि किसान आंदोलन की जो दशा है, दिशा है, वो किस ओर आगे बढ़ रही है। दर्शन पाल जी हमारे साथ, जो किसान आंदोलन के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर विनोद अग्निहोत्री, इन्होंने अपनी जो पत्रकारिता है एक तरह से किसान आंदोलन से शुरू की, और नरेश सिरोही हैं, बीजेपी से हैं, ये भी किसान आंदोलन से बहुत जुड़े रहे हैं। 1988 का जो दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था टिकैत जी का, उसमें ये मंच के संयोजक थे, तो ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शन पाल जी, पहले मैं आप ही से समझना चाहूँगी कि ये जो हमारा आंदोलन है, इसकी दिशा अब क्या है। जैसे मैं देख रही थी, कुछ दिन पहले मैं आई थी तो सिंघू में बहुत भीड़ होती थी, अब भीड़ भी कम है। आप किस तरह से देख रहे हैं स्थिति को? देखिए, एक तो हमें ये बात को समझना भी होगा और मानना भी होगा कि ये किसान आंदोलन एक नए दौर का आंदोलन है। क्यों मैं कहना चाहता हूँ ये कि 80s के आंदोलन एक, उस समय पॉलिसी दूसरी थी, उस समय ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड नहीं थी, मीडिया इतना नहीं था, टेलीकम्युनिकेशन इतना नहीं था। उस समय किसानों की समस्याएं कुछ डिफरेंट किस्म की, उस समय किसानों की सुइसाइड्स की बात नहीं होती थी। लेकिन इस नए युग में खेती, खास करके उन इलाकों में खेती, जैसे जिनको हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बेल्ट बोलते हैं, स्पेसिफिकली एंड जनरली आल्सो, खेती में एक नई टेक्नोलॉजी, नए सीड्स, नई किस्म की मार्केट्स, और ये सब चीज़ को लेकर हम देखते हैं कि 90 के बाद मतलब कि अब 30 ईयर होने जा रहे हैं। 30 ईयर में एग्रीकल्चर में बहुत सारी चेंजेस हुई हैं। जब एग्रीकल्चर में चेंजेस हुई हैं, इसका मतलब ये है कि एग्रीकल्चर में लगे हुए जो लोग हैं, उनके माइंडसेट में भी चेंजेस हुई होंगी, ज़रूर हुई हैं, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुई हैं। आज देश के ज़्यादातर किसान ये जानते हैं कि हमारे देश में 3.5 लाख से ज़्यादा किसान खुदकशी कर चुके हैं। आज ज़्यादातर ये किसान जानते हैं कि किसान कर्जे के नीचे दबे हुए हैं। आज ज़्यादातर किसान ये जानते हैं कि किसान को उसकी जो फसल है, उसका जो न्यूनतम मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इवन यहाँ तक भी वो बोलते हैं कि C2 + 50% हमको मिलना चाहिए, जो कभी किसी नेता ने भी क्यास नहीं किया था कि C2 + 50% की कोई बात आएगी। मंडियों के बारे में किसान बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो किसान फैमिली है, या किसान नेता है, या किसान संगठन है, इनको हम ये बोल सकते हैं कि नए एरा है एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में जो आया है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने पहला कहा है कि इसमें द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस टू चीज़ों को आपस में जोड़ के देखना, जो फिनोमेनाज है उनकी घटनाओं को देखना। दर्शन पाल जी, लेकिन जो एक यहाँ पे आंदोलन से जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, जो एक आम जो टीवी से देख रहा है कि ये आंदोलन कहाँ पहुँचा है, उस लिहाज से आगे क्या? आखिरी हमने जो सुना था वो चक्का जाम, जो रेल रोको का हमने कार्यक्रम था, अब आगे क्या है उसका? नहीं, इसमें मैं एक बात जो आपने पहले सवाल में उठाया था दशा के बारे में, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दशा जो है, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री पेजेंट मूवमेंट में किसान इतने लंबे समय के लिए दिल्ली में आके बैठे हुए हैं। दूसरा, पहले किसान आते थे जब फ्री पीरियड होता था। अभी भी हमें पता है कि आने वाले दिनों में ये गेहूं जो है, इसकी हार्वेस्टिंग होने जा रही है, लेकिन किसानों और किसान संगठनों ने तय किया हुआ है कि इस हार्वेस्टिंग पीरियड में भी हम यहाँ उतनी ही संख्या में बैठेंगे जो संख्या में आज हम हैं, बल्कि उसको, जैसे मैं पहले आपको कह रहा था कि किसानों के साथ साथ जन आंदोलन होने के कारण बहुत सारे अदर सेक्शन जो हैं, अदर क्लासेस जो हैं, किसानों के आंदोलन और किसान संगठनों के साथ मिल चुकी हैं। ठीक है दर्शन पाल जी, ठीक है, आपने ये कहा। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि हम जो मीडिया में इसे फॉलो करते हैं, अब हम देख रहे हैं कि महापंचायतें हो रही हैं, ठीक है, यूपी में भी जो टिकैत हैं ये सब कर रहे हैं, राजस्थान में कल मैंने देखा कि राजस्थान में भी ये महापंचायतें हो रही थी। तो अब क्योंकि क्या है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है, हर दिन लोगों को बिज़ी रखना पड़ता है, बताना पड़ता है आज किसान आंदोलन में ये है वो है, तो उस हिसाब से एक लल है, मतलब उस हिसाब से लग रहा है अब क्या। तो मैं वो जानना चाहती हूँ कि क्या उस बारे में कुछ मंथन है, या ये शांति से सिर्फ अब संयम से बस बैठना है धरने पे, ये उस राह पर है?
नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों ही एक्चुअली, अगर बॉर्डर्स के ऊपर बैठे हुए लोगों को आप लल कहोगे, ये बात नहीं है। ये आंदोलन का एक पार्ट एंड पार्सल है। लगातार लोगों का बैठना अपने आप में एक आंदोलन होता है। इसको इस रूप में ही कंसिडर करना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। और इसको ये बैठना ही, जैसे पहले देखिए हमारा गाजीपुर में कुछ धरना नहीं था, कुछ 100 लोग बैठे, पलवल में बैठे, इसी तरह से शाहजहांपुर में बैठे, तो बड़े धरने में कन्वर्ट हुए। नंबर 1। नंबर 2, इस यहाँ बैठने के कारण ही एटलीस्ट नॉर्दर्न इंडिया में लोगों में एक मूवमेंट आया है, और लोग बड़े पैमाने पे दिल्ली में भी आए हैं और अपने अपने स्टेट्स में भी बड़े पैमाने पर पंचायतें कर रहे हैं। ये अपने आप में एक जन आंदोलन को ही बल्कि दिखाता है कि वहाँ बैठे हुए लोग भी, अब ऊधम सिंह नगर में बैठे हुए लोग भी, या जयपुर के पास भी बड़े पैमाने से अगर सीकर में इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठे होते हैं, दिस मीन्स कि किसानों के मुद्दों और किसानों के आंदोलन के पक्ष में देश की जनता बड़े पैमाने पर उठ रही है, अंगड़ाई ले रही है। इसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बिल्कुल साइलेंट आंदोलन, इसको क्यास करना कि आंदोलन बैठे हैं लोग, चुपचाप से बैठे हैं, ये बात नहीं है। आंदोलन लगातार एक वाइब्रेट कर रहा है, पैल्पेट कर रहा है, पैल्पेबल है ये। इसलिए आंदोलन को इस तरह से, ये कोई मुर्दा शांति जैसे पाश बोलता है, ऐसी बात नहीं है। ये आंदोलन धड़क रहा है, आंदोलन आगे बढ़ रहा है, चल रहा है। इसको इनके नेता भी जानते हैं कि इसको और कैसे धड़काना है और कैसे इसको आगे लेके जाना है। ये हमारी सरदर्दी भी है, फिक्र भी है, इसको हम लेके जाएंगे आगे। ठीक है, आपने बहुत अहम बात कही है और इसी को हम गहराई से कुछ समझेंगे। विनोद जी, आपने भी तमाम अपनी पत्रकारिता इतने सालों से किसान आंदोलन से की है। ये आंदोलन इस समय किस तरह से आप धड़कता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जैसा कि दर्शनपाल जी ने भी कहा, और मैं भी मानता हूं कि भारत के किसान आंदोलन नहीं, भारत के जन आंदोलनों के इतिहास में सबसे लंबा और बड़ा आंदोलन है, और विस्तार आज़ादी के बाद तो कम से कम है ही। जिस तरह से जो पिछले किसान आंदोलन जो मैंने कवर किए अपनी पत्रकारिता के शुरुआती दौर में, उनमें और इसमें एक फ़र्क ये है कि वो कुछ समय के लिए हुए थे। सबसे लंबा धरना जो महेंद्र सिंह टिकैत जी का था वो भोपाल में था, मुजफ्फरनगर का 40 दिन का। बाकी एक धरना 25 दिन का था मेरठ में, बोट क्लब में 1 हफ्ते का था, या रजबपुर में, जो भी हुए वो लिमिटेड पीरियड्स के थे। शरद जोशी के भी जो हमने कवर किए वो भी लिमिटेड पीरियड के लिए होते थे। ये अनलिमिटेड है, 3 महीने तो हो चुके हैं और कब तक चलेगा कुछ तय नहीं है। तो एक तो ये इसकी विशेषता भी है और इसकी सीमा भी है कि अब कितना अनलिमिटेड खींचेंगे, क्योंकि सरकार ने तो एक तय कर लिया, उसने एक अपना रोड मैप दे दिया कि 1.5 साल के लिए हम कानूनों को मुलतवी कर सकते हैं और MSP में कमेटी बिठा सकते हैं, आप अपना बताइए। अब कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमें किसानों के प्रस्ताव का इंतजार है। अब ये किसान नेताओं को ही समझना है कि इस आंदोलन को आगे कैसे ले जाएं, क्योंकि कहीं न कहीं जड़ता की स्थिति में लग रहा है कि लोग बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात सही है कि जिस तरह पंचायतें हो रही हैं और इसका जो विस्तार हो रहा है, वो चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पहले पंजाब का कहा जाता था, फिर हरियाणा शामिल हुआ, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस तरह से जगह जगह जो पंचायतें हो रही हैं और जिस तरह लोग उनमें जुड़ रहे हैं, देखिए ये पंचायतें ऐसी हो रही हैं कि इनमें लोग लाए नहीं जा रहे ट्रकों में बिठा करके, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, इसमें लोग खुद आ रहे हैं। तो ये एक संकेत है कि कहीं नहीं इस आंदोलन को जन समर्थन तो मिल रहा है। बिल्कुल, जन समर्थन मिल रहा है, धड़क रहा है, बढ़ रहा है। सूरज जी, 88 का आप बता रहे थे मुझे गाड़ी में कि जो था आंदोलन हुआ था दिल्ली में, जो किसान आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत का, उसमें मंच का संयोजक आप थे। वो एक आंदोलन था, और अब ये आंदोलन है कि यहाँ पर जो बीजेपी है वो बिल्कुल किसानों के विरोध में आके खड़ी हो गई है। क्या बदलाव आया? क्यों 3 महीने तक, जो अब तक का इतना सबसे लंबा, हमारे आज़ाद भारत के इतिहास का तो सबसे लंबा ये आंदोलन है? निधि जी, इस आंदोलन को मैं समझता हूँ कि जो पहले आंदोलन है, और दर्शनपाल जी ने जिस ढंग से कहा, इसमें थोड़ा बेसिक फ़र्क है। वो शुद्ध रूप से किसानों के आंदोलन होते थे, और जो मुद्दे, अब खाली हम कह रहे हैं कि तीनों कानून वापस लेंगे, लेकिन जो गहराई से किसानों के वास्तविक मुद्दे हैं वो आज भी गौण हैं। आम खाली किसान नहीं है, किसान के साथ साथ व्यापारी वर्ग है, हॉकर्स हैं, उपभोक्ता है, तमाम तरह की 8 करोड़ वो लोग भी आज हड़ताल पर हैं, तो कुछ तो कहीं पर सोचना पड़ेगा ना। मेरा कहना यही है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं किसानों के, जो सापेक्ष मूल्य नीति है, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने उसी को पहली बार पकड़ा
उनकी सबसे पहली मुख्य मांग थी कि 67 को आधार वर्ष मान के किसानों के फसलों के दाम तय किए जाए। और मुझे याद है, और चतुरानंद मिश्र जी ने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया था भारतीय कृषि नीति का, जिसके चौथे पेज पे लिखा है कि जो बाजार की सापेक्ष मूल्य नीति है वो किसानों के विपरीत है। हर साल अन्य उत्पादों के मुकाबले किसानों का जो उत्पाद है वो 12% कम रहता है। हर 7 साल में बाकी व्यवसायियों के मुकाबले किसानों की आमदनी आधी रह जाती है। तो मेन मुद्दा होना चाहिए कि किसानों का जो एमएसपी तय होता है उसका जो संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, या उसका जो आकलन करते हैं उसकी कोई अभी उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं। एक बार विसंगतियां थी तो वो तो सब जानते हैं, तभी किसान बैठे हुए धरने पर। आप लोगों ने जो किसान आंदोलन अब तक जो कवर किए हैं, अब हमारे जो किसान हैं 70 वर्षों से हम देख रहे हैं इसी एक स्थिति में नज़र आते हैं। जब ये कहा गया कि ये पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं, और दिल्ली में बैठे हम लोग, बड़ा अच्छा लगा था कि जो पंजाब से जो किसान आ रहा था वो जो आंदोलन से लोग जुड़ रहे थे उनका भरण पोषण भी कर रहा था, उनको खाना खिलाया जा रहा था। पहले तो शुरुआती दिनों में दर्शनपाल जी हम वो भी दिखा रहे थे किस तरह से नहाने का इंतजाम किया जा रहा है, लंगर चल रहा है, प्रसाद बट रहा है, स्कूल चल रहे हैं और कीर्तन हो रहा है और मतलब ये तमाम चीज़ें हमने देखी। अच्छा भी लगा, फेस्टिव मूड था। लेकिन उसके बाद जब 26 की हिंसा हुई उसके बाद से किसान भाई भी हमारे बैकफुट पर आ गए। हम समझ सकते हैं चिंताएं हैं। लेकिन विनोद जी, पहले की सरकारें और अब की सरकारें जो टैकल करती थी इशू को, उसमें क्या अंतर है, अगर आप बता पाएं? देखिए, पहली बात तो ये समझिए कि किसानों के जितने भी धरने आंदोलन होते हैं हमेशा फेस्टिव मूड होता है उसमें। वो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भी जो धरने मेरठ में और सिसौली और रजबपुर हमने कवर किए, उनमें भी ऐसे ही खूब खाना पीना, खीर हलवा पूड़ी सब्जी खूब हम लोग खाते थे। तो वो उसका एक एक्सटेंशन इसमें भी था। चूँकि पंजाब के किसान इसके अगुआ थे तो पंजाबी इसमें एक फुट ज़्यादा था। अब आपने कहा सरकारों की बात, मैं उदाहरण देता हूँ। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, सिरोही जी को याद होगा। वो किसानों की बात सुनने के लिए बिना सिक्योरिटी के सिसौली गए थे पंचायत में एज ए चीफ मिनिस्टर, और वहाँ उनको थोड़ी जलालत भी झेलनी पड़ी थी, लेकिन वो आए वहाँ सुन करके। वहाँ उसके बाद उन्होंने कोई दमन नहीं किया उस सरकार ने किसानों का। दिल्ली में जिसका संचालन टिकैत जी ने किया, इन्होंने सिरोही जी ने किया था, उसमें भी राजीव गांधी इसमें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बराबर किसानों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि उसी समय उसी ग्राउंड में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली करने वाली थी कांग्रेस, जो नहीं हो पाई। वो चूँकि वेन्यू जो है पूरा घिर चुका था, और उसके बाद 4-5 दिन 6 दिन में ही शायद वो धरना उसके बाद वापस हो गया। रीच आउट किया उसमें बूटा सिंह, बलराम जाखड़, राजेश पायलट, नटवर सिंह, तमाम सारे नेताओं की बातचीत होती रही। भोपाल में किसानों पर पुलिस का झगड़ा हुआ, उनके ट्रैक्टर फेंके गए नहर में। 40 दिन धरना चला, कोई दमन तो नहीं हुआ। 40वें दिन जब बातचीत सारी बैकडोर हो गई, तब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, उस समय तो उनका भी नाम नरेंद्र सिंह था, उत्तर प्रदेश के थे, वो गए किसानों के बीच में अपने हेलीकॉप्टर से, और वहाँ उन्होंने जो है सारा जो मांगे थी उस समय की, उनको स्वीकार करने की घोषणा की। तो ये एक तरीका था। अब इस सरकार ने भी बातचीत तो शुरू की किसानों से, शायद 10-11 दौर की बातचीत हो चुकी है, 11 दौर की। ऐसा मैं नहीं कहूँगा बातचीत नहीं शुरू की, बातचीत की, रीच आउट किया सरकार ने, लेकिन थोड़ा देर से किया। जब पंजाब में लोग बैठे हुए थे, अगर उस वक्त रीच आउट करती सरकार तो शायद बात और संभल जाती, जल्दी बन जाती बात। सरकारों का जो रुख है और इस समय की जो सरकार का रुख है, किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, या क्या विचार हैं यहीं पे इन लोगों के? और साथ ही पहले भी 70 वर्ष से पहले भी जो किसानों का जो रुख हुआ करता था, अंग्रेज़ों का ज़माना रहा, मुग़लों का ज़माना रहा, उससे पहले भी जो हमारे भारतवर्ष में जो किसान का जो अहम रोल रहा है राजनीति में, या जो उनका रुख रहा है, उसको समझेंगे। बने रहिए हमारे साथ। किसानों पर कहा जा रहा है सरकार द्वारा कि वो जटिल हो गए हैं, वो अपनी बात से हट नहीं रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री को हमने संसद में सुना है, राहुल गांधी को हमने सुना है, वो लोग भी अपनी बात पर, अपने आरोप प्रत्यारोप पर बने हुए हैं। धर्मपाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री ने संसद में साफ साफ, वो बहुत आश्वस्त हैं कि किसानों का जो ये कानून है इस समय की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे कानून बताए नहीं जाते, ज़रूरत नहीं, मांगे नहीं जाते, हमें देने पड़ते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री से डील करना
आपको कैसा लग रहा है, किस तरह से आप उनसे, रणनीति क्या आप लोगों की? देखिए, हिस्ट्री में बहुत सारे कानून आए थे। अंग्रेज भी बोलते थे जब वो कानून लाते थे कि इस समय इस कानून का ज़रूरत है, लेकिन जन आंदोलन उन कानूनों को वापस लेने के सरकारों को मजबूर करते थे और किया भी है पिछले समय में। किसानों को अगर लगता है कि ये कानून हमारे खेती के लिए, हमारी ज़मीन के लिए, हमारे पक्ष में नहीं है, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने या उनकी पार्टी ने जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में ये 3 ऑर्डिनेंस लाए हैं और जिस तरह इनको पुश किया है, वही दिखाता है कि वो बहुत जल्दबाजी में थे। अभी हमारा ये मानना है कि एक तरफ कॉरपोरेट हाउसेज, दूसरी तरफ WTO, तीसरी तरफ जो अपने देश के बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो एग्रीकल्चर को, पूरे एग्री बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे पूरी दुनिया में दूसरे देशों में हुआ है। हम ये मानते हैं कि हमारे देश में बहुत छोटे किसान हैं, मझले किसान हैं, जिनका व्यवसाय है खेती के ऊपर, उनको काम मिला हुआ है। और ये किसानों को अब अगर आप खेती से बाहर करते हो, अमेरिका जैसे किया है, तो ये किसान बेरोजगार हो जाएंगे। इनको वर्कर बने, वर्कर को काम मिले, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्कर्स को कहाँ काम मिलता है? यहाँ इंडस्ट्री उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमारा ये मानना है कि हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में वो तमाम कानून जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए अनुकूल हैं, वो हमें ठीक हमारे देश में उनका इम्प्लीमेंटेशन, वो डिवास्टेशन ऑफ द एग्रीकल्चर एंड मासेस को करेगा, एक घोर गरीबी में ले जाएगा। और उसमें जनता जो है, पहले ही लोग सुइसाइड्स कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर सुइसाइड्स होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी। राहुल गांधी ने बोला कि जो ये पूरा कृषि का कारोबार है 40 लाख करोड़ का है और इसमें पूंजीपतियों को लाना चाह रहे हैं, कारोबारियों को, जिस तरह से वो आरोप रहता है विपक्ष का। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मैं एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट ये जानता हूँ कि अनाज एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना ना तो जन्म यहाँ ना जन्म होता है, ना जन्म लेके कोई जीवित व्यक्ति या कोई भी जो पशु पक्षी है वो मौत तक आगे बढ़ सकता है। इसलिए इसको, जैसे दवा का सेक्टर है, दवा के सेक्टर को कंट्रोल करके मैक्सिमम प्रॉफिट कंपनी कमा रही है। और फूड जो है, ग्रेन्स का जो सेक्टर है, इसको भी कंट्रोल करके कंपनियां जो हैं पूरे विश्व में अपना कंट्रोल करना चाहती हैं, पूरी अर्थ को कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरे ग्रेन सेक्टर को, फूड जो बिजनेस है इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सिरोही जी, बहुत तकलीफदेह बात कही है इन्होंने। देखिए निधि जी, मैं जो आपने कहा है दर्शनपाल जी ने, मेरा पहले तो बहुत स्पष्ट कहना है कि आंदोलन हमने भी बहुत देखे हैं और हमने वामपंथी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े जितने भी लोग हैं, सबने मिलकर आर्थिक नीतियों का 90 में विरोध किया, डंकल प्रस्ताव आया तब विरोध किया। लेकिन कभी भी जो खाली किसान के मुद्दे हैं, हम वहाँ तक सीमित रहे। हमने उससे आगे जाके कभी विचारधाराओं को उसमें शामिल नहीं किया। इस आंदोलन की सबसे बड़ी दिक्कत है, मैं दर्शनपाल जी को बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ ऐसी विचारधारा की, चाहे वो जो भी, एक मिनट, आप किसानों का मसला, आपने आप विचारधारा की बात करें, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगी राजनीति पे। मैं आग्रह करना चाहता हूँ इस बात का कि शुद्ध विचारधारा से आप हटिए, केवल किसानों के मुद्दे को फोकस करिए। और खाली नरेंद्र मोदी चुने हुए प्रधानमंत्री हैं या सरकार चुनी हुई है तो उसके साथ वार्ता कैसे करनी है। मैंने बहुत सारे आंदोलन देखे, विनोद जी जानते हैं कि हमेशा आंदोलन का एक तरीका होता है कि जितना हमने सरकार पे दबाव बनाया उसमें से कुछ निकाला और आगे के लिए हम आगे बढ़ गए। मान सिंह टिकैत ने हमेशा ऐसे ही किया और बाकी देश में जितने आंदोलन हुए वो सब उसी तरह से हुए। आंदोलन का ये तरीका नहीं होता कि आप हट पकड़ लो, आप उसको स्थगित कराओ। और सुनिए, जो दर्शनपाल जी ने, मैं कहता हूँ, देश में 2 तरह की किसानों के सामने आज जो बहुत परेशानी है, वो एक तो परिस्थितिजन्य परेशानी है, जोत का आकार घट गया है, कृषि के ऊपर आबादी का बोझ बढ़ गया। हम इसके लिए क्या सुझाव दे सकते हैं सरकार को और उस पर बाध्य कर सकते हैं कि आप इससे निपटिए। दूसरी एकाधिकार, देखिए नहीं, आप किसानों की बात करें। दूसरी नीतिगत समस्याएं हैं जो अभी जो पॉलिसी हम बना रहे हैं उसमें किसान का हित एक है, किसान उत्पादन करने वाला है, बड़ा कॉरपोरेट है, थोक विक्रेता है, अनाज का व्यापार करने वाला, आड़ती है, कमीशन एजेंट है और सबसे बड़ा है उपभोक्ता।
तो अगर इन तीनों कानूनों से एकाधिकार होता है तो मैं समझता हूं कि वो गलत है। एकाधिकार के लिए हमको सेफ गार्ड क्या लेने हैं, उस पर सुझाव देने चाहिए। वो भरोसे की बात है। क्यों ये भरोसा ही नहीं है सरकार के ऊपर कि ये जो कृषि कानून है वो किसानों के हित में है? ये क्यों नहीं सरकार समझा पा रही है? क्योंकि ये भरोसे की तो बात होती है। एक सरकार काय के लिए होती है? एक माई बाप क्यों बोलते हैं सरकार को? सरकार भी नहीं बोलते हैं भाई हमारे माई बाप हैं। बिल्कुल। अब माई बाप पे से अगर भरोसा उठ गया तो क्या कारण है? विनोद जी जरा ये मुझे समझाइए। किसानों अब वो जो कानून की लीगैलिटीज हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं, वो हम इतनी बारी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो एक किसान क्या समझेगा? छोटा हमारे देश में एवरेज 50% के पास 1.5 एकड़ ज़मीन होती है, हाँ, और 6 से 16% को ही एमएसपी मिलता है। अब सरकार ना तो एमएसपी भी कानून बनाना नहीं चाह रही, हाँ आश्वासन दे रही है, लेकिन वो आश्वासन में भरोसा नहीं, भरोसा ही नहीं है उस पे। और 23 देखिए, वैसे तो एमएसपी भी 23 फसलें हैं, लेकिन 2 पे ही एमएसपी मिलता है, लेकिन वो भरोसे की बात है। इस समय में किस तरह से आपको लग रहा है कि जो ये जड़ता है, ये जो पॉलिटिकल जड़ता है, वो हट सकती है? देखिए, जब कोई भी आंदोलन होता है तो तमाम सारी राजनीतिक शक्तियाँ और विचारधाराएं उसमें शामिल होती हैं। ये अपवाद नहीं है। महेंद्र सिंह टिकैत के आंदोलन में भी तमाम तरह के लोग थे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से तमाम लोगों को जानता हूँ। सिरोही जी खुद थे, और सिरोही जी खुद विद्यार्थी परिषद के रहे हैं, तो एक विचारधारा से भी थे। तमाम सारे वामपंथी विचारधारा। प्लेटफॉर्म में शरद जोशी चढ़ गए थे, फिर क्या हुआ था जरा बताइए दर्शकों को। वो तो ऐसा हुआ था कि 2 अक्टूबर 1989 को देश भर के किसान संगठनों ने एक संयुक्त रैली की थी, और लाखों किसान आए थे, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। दर्शनपाल जी को शायद याद होगा। तमाम सारे किसान नेताओं, उस समय भूपेंद्र सिंह मान भी उसमें थे, जो बाद में इस कमेटी के मेंबर बने। तो उसमें जो है सिर्फ झगड़ा किस बात पे हुआ कि मंच का संचालन कौन करेगा। आप सोचिए, कहाँ तो किसानों के बड़े बड़े मुद्दे, 35 सूत्री मांग पत्र जिसमें सारे मुद्दे शामिल थे, बिजली का मुद्दा, फसल का मुद्दा, सारे मुद्दे शामिल थे, कीमत का मुद्दा, और झगड़ा इस बात पे हुआ कि मंच का संचालन रघुवंश मणि पांडे करेंगे, टिकैत साहब चाहते थे, या प्रेम सिंह दहिया करेंगे जो शरद जोशी चाहते थे। जबकि संचालन क्यों करेंगे? महत्वपूर्ण सवाल ये था कि संचालन क्यों करेंगे? क्योंकि शरद जोशी आर्थिक उदारीकरण के पक्ष में थे, वो डब्ल्यूटीओ के एजेंडे पे थे, वो मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन मैं कह रहा हूँ झगड़ा चलिए मौजूद थे। नहीं वही मैं आपकी बात, उस समय जो है झगड़ा संचालन का नहीं था। झगड़ा ये था कि शरद जोशी ये चाहते थे कि इस मंच से पूरी दुनिया को संदेश दिया जाए कि भारत का उदारीकरण के साथ। उस पे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। उसके पीछे कौन था, किस नेता के पीछे, किस किसान नेता के पीछे कौन सा राजनेता था, फिर बात वहां तक चली जाएगी। लेकिन मूल विषय था कि झगड़ा जो है उस मंच संचालन को लेकर के हुआ। क्यों करेंगे, कौन करेगा, जबकि शरद जोशी के घर में तय हो चुका था। ये बात भी सही है कि इसमें महेंद्र सिंह टिकैत भी गए थे, सारे नेता गए थे विदर्भ में, और नंदुमा स्वामी नहीं आए थे क्योंकि उनका शरद जोशी के साथ आंकड़ा ठीक नहीं बैठता था। उसमें जो है ये तय हो चुका था कि रघुवंश मणि पांडे करेंगे, लेकिन बाद में प्रेम सिंह दहिया का नाम आ गया जो हरियाणा के नेता थे, और उस पर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना हुआ कि मंच पे धक्का मुक्की हुई। उस धक्का मुक्की में शरद जोशी जी मंच से नीचे गिर पड़े, उनको एंजाइना पेन हुआ, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए। वो दर्शनपाल जी, कितना मुश्किल है, लगातार कोशिश होती रही। पहले तो कहा गया कि भाई 40 जो किसान नेता है वो ही हैं, फिर हमने देखा पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी नेता जुड़ गए, सब ने अपना अपना छोटा छोटा योगदान दिया है। लेकिन जो अब इसको एकता रखना और इसका दायरा बढ़ाना, वो कैसे दिखेगा लोगों को? देखिए, जैसे इन्होंने कहा है, हमारी एकता का दायरा मूल रूप में था कर्जा मुक्ति और पूरा दाम मतलब एमएसपी को लेकर, और कर्जे से मुक्ति। ये हम आंदोलन को शुरू किए हुए थे पूरे देश में, के बीच में ये 3 कानून वाला एक जख्म और नया आ गया। तो इसने एक तरह का जैसे जलते के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात की। लेकिन ये बात सही है कि किसान आंदोलनों में शामिल संगठनों को एकजुट करने में जो इस आंदोलन ने अलग अलग नेताओं ने जो निभाई, वो अपने आप में एक उस समय के बाद शायद बड़ी ये प्राप्ति है। इसमें मुझे लगता है कि मुद्दे इतने, जैसे मैं पहले कहा कि कम्युनिकेशन, नया युग, नई टेक्नोलॉजी, नए सोच के लोग, नई किस्म का एग्रीकल्चर, आर्थिकता, ये सब चीज़ इसमें बड़ी भूमिका निभा रही है, क्योंकि वर्ल्ड में भी लोग दे रहे हैं, देश में भी।
तो आंदोलन के लोगों के लिए इतनी जल्दी कोई उस तरह का दुर्घटना बनाना मुश्किल भी है, तो इसलिए बंधे हुए भी हैं जो आंदोलन के लोग हैं। तो आंदोलन के नेताओं को आज बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करना पड़ता है। देखिए, हम जिस दिन से शुरू किए हैं लगभग एक दिन छोड़ के बैठकें होती हैं, और बैठकों में हर छोटा बड़ा संगठन अपना राइट जो है, डेमोक्रेटिक राइट, वो उसको एंजॉय करता है। और कोई भी जो लीडर है ये अपनी मर्जी से आज कोई समझौता करने नहीं जा सकता, वो जितना मर्जी कोशिश कर ले, ना ही ग्रुप ऑफ लीडर जैसा कर सकता है। तो ये जो सरकार जो चाहती है कुछ लीडरों को, जो करती रही है पहले भी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की वो कोशिश तो नाकामयाब होगी ही, लेकिन दूसरी तरफ जो आंदोलन की इनहेरेंट जो ज़रूरत है, इनहेरेंट जो शक्ति है, वो है डाइवर्सिटी से लोगों का कुछ मुद्दों पर इकट्ठे होना और उसके लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ना, और लड़ते हुए पूरे जनता को अपने साथ लेना। यही हमारी एक बड़ी इस आंदोलन की प्राप्ति है, और ये आंदोलन अगर जीत जाता है तो अपने आप में देश में एक बड़ा मील पत्थर होगा किसान और जन आंदोलन के इतिहास में। मैं बिल्कुल एक ब्रेक ले लेती हूँ। इन्होंने कहा कि अगर ये आंदोलन जीत जाता है तो आगे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सीख लेके जा रहा है सिंघू का ये आंदोलन, और जो बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं और जो हम पत्रकारगण हैं, कि किस दिशा में आगे अग्रसर है। एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जो हमारा किसान आंदोलन इस समय चल रहा है, लेकिन जब हम कार्यक्रम में इधर आ रहे थे तो चर्चा हो रही थी कि ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन अभी या हाल में 20-25 सालों में ही हो रहे हैं, ये पहले से भी होते रहे, आज़ाद भारत से भी पहले होते रहे हैं। अब विनोद जी ज़रा थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि जो ये किसान आंदोलन जो है कैसे या किसानों ने कैसे अहम भूमिका निभाई है। देखिए, किसान, भारत चूंकि कृषि प्रधान देश रहा है तो किसान आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं, और अंग्रेजों के ज़माने में और उसके पहले भी सन्यासी विद्रोह जो था उसके पीछे भी कृषि था। कूका विद्रोह जो है, कूका आंदोलन था पंजाब का। इसके अलावा जो है आप देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती, बाबा रामचंद्र, ये दो सन्यासी, दो साधु, इन्होंने पूरे अवध में और पूरे उत्तर भारत में किसान आंदोलन शुरू किया। ये सारा जमींदारी प्रथा के खिलाफ था। जमींदार जो एक्सप्लॉयटेशन करते थे और अंग्रेज उनका साथ देते थे, उसके खिलाफ शुरू हुआ। आज़ादी के बाद फिर किसान आंदोलन दूसरी दिशा में चुका। ताजमहल का जिक्र आप कर रहे थे। ताजमहल का जिक्र तो देखिए, वो तो जब जाटों ने, चूंकि भरतपुर से जो है राजा सूरजमल और उनके जो फौजें और जवाहर सिंह जब थे, तो उन्होंने जब आगरा को जीता, चूंकि जाट मूल रूप से किसान हैं, वो किसानों की ही एक तरह से बिरादरी है, उन्होंने जब जीता तो ताजमहल में उन्होंने भूस भरवा दिया। तो ये कहावत चल पड़ी कि अब तेरा भूस भर देंगे। तो भूस क्यों भरवा दिया? क्योंकि जो मुगल सत्ता थी उसका प्रतीक था ताजमहल। तो एक तरह से उसको बताने के लिए देखो किसानों की ताकत ये है। इसके अलावा औरंगजेब के सामने भी सिरोही जी और बताएंगे आपको कैसे इस क्षेत्र के किसानों ने जो है किसी भी केंद्रीय सत्ता को स्वीकार नहीं किया। सिरोही जी किसी भी केंद्र सत्ता को स्वीकार नहीं किया। दिल्ली के लाल किले से लेकर आगरा के महल तक, वहां तक सुरंग बिछानी पड़ी थी अपने आप को बचाने के लिए। देखिए, किसान आंदोलन का इतिहास बहुत पुराना है, और उस समय मुगलों का शासक था, तो जो औरंगजेब ने कर लगाया उसके खिलाफ पूरा गोकुला जाट इकट्ठे हुए, और ये एक अलग तरह का स्वभाव है। किसान का स्वभाव ही अलग है, ये अंदर से बहुत नर्म होता है, लेकिन ऊपर से अगर ये हट पे आ जाए तो बहुत आगे तक जाता है। इसको कोई अभी, लेकिन जिस तरह की अपील हुई कि गेहूं की फसलों को जोतो या जलाओ, वो मैं सबसे अपील करता हूं कि इस तरह का ना करें। अब देश आजाद है, सरकार तो समझे, नेताओं को तो, किसान नेताओं को तो हम समझा रहे हैं, किसान नेताओं को तो हम समझा रहे हैं। अब दर्शनपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, किसान जो है, पूरा देश एकजुट हो जाता है किसानों के साथ, भले ही उस पर किसी भी तरह का आप आरोप लगा लें कि इनमें ये विचारधारा आ गई, ये विचारधारा आ गई, लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि 3 महीने तक ये चला है। आपका ये कहना है कि ये बढ़ रहा है, जो ज़्यादा सतही तौर पर नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बढ़ रहा है। सरकार से अब अगली दौर की बातचीत होगी, आपका क्या रुख रहेगा, और साथ ही किस तरह से आप इसे अब आगे ले जाएंगे? देखिए, एक तो जो पहले मैं इस चीज़ को बोलना, जब विचारधारा की जब बात करते हैं तो क्यों किसी को ये बल्कि अच्छा नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग कुछ सोच के साथ अगर किसान आंदोलन में आते हैं
तो मुझे लगता है जितनी कम्प्लेक्स वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड ये आर्थिकता हो रही है, तो इसमें समझने के बाद अगर कोई उसको संगठित करके लड़ते हैं तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि वेलकम करना। और मैं ये मानता हूँ कि नए दौर का जो युग है, इसमें किसानों ने एक बड़ी प्राप्ति की है संगठनों के रूप में। दूसरी बात, हम बैठे हैं, हमें वार्तालाप का न्योता है, इसलिए तो बैठे हम। लेकिन सरकार को ये भी मानना होगा कि तमाम पंजाब के किसान नहीं, अब पूरे उत्तरी भारत के नहीं, पूरे देश के किसानों की डिमांड है, जो बड़ी सिरोही जी बात कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि एमएसपी एक बड़ा इशू है। सरकार एमएसपी के ऊपर एक हमको रिटर्न असूलन गारंटी दे दे कि किसान को एमएसपी मिलेगा और एमएसपी के ऊपर प्रोक्योरमेंट गारंटी होगी। एक दूसरा है, तीनों कानूनों के बारे में सरकार कहे कि अभी इनको हम एक तरफ रखते हैं, और अगर किसानों को, किसान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो भी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनके साथ बात करके अगर ज़रूरत होगा तो किसान भी क्यों हट करेंगे इसके ऊपर। तो फिर किस जो है वो कोरोना लॉकडाउन वाली शरारत ना करे सरकार के, अचानक चीज़ों को लाए और राज्यसभा वाली जाती भी ना करे। आराम से एक डिस्कशन के बाद चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी से लाए तो लोग वेलकम करेंगे। कॉर्पोरेट आ जाएगा, वो आपको अच्छे पैसे दे देगा, खुश हो कोई जाओगे। नहीं देगा जी, विवेक बताओ ना, आओ। सब बकवास करे जी, कोई नहीं देगा। कहाँ मिलेगा? कभी किसी को दिया? मोदी जी ने एलपीजी गैस की सब्सिडी दी, वो अभी खत्म कर ली। डीजल बढ़ने लग गए हैं। गेहूं का रेट कहाँ पड़ा? यहाँ खेता में देखो, हमारे तार देखो, ये तार दिखाओ, क्या हमारी बुरी दशा होती है। देख ये लकड़ी टंगरी क्या पा जाती है हमारे बिजली, क्या मिलता है हमारे को? देखो अब सामने सबूत के तौर पे कैसे टोटल यूरिया देते हैं आपको? नहीं, कौन देता है टोटल यूरिया जी? कौन देता? यहाँ नीम को ना कोना में 5 किलो कम कर दिया एक बोरे में, 5 किलो कम कर दिया यूरिया भी, एक बोरे में 5 किलो कम कर दिया, और दाम उतना ही। ये सरकार है कोई?